नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। तो पिछले टॉपिक में पढ़ लिया भारत का उपराष्ट्रपति। अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम केंद्र की पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये याद रखना है कि हम भाग कौन सा पढ़ रहे हैं, पांचवा भाग। तो सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्यों होगा, तो आपको आर्टिकल पढ़ लो 74, आपको वहीं समझ में आ जाएगा इसकी जरूरत है क्यों। क्योंकि केंद्र की जो कार्यपालिका है उसकी सभी शक्तियां किसमें निहित हैं, राष्ट्रपति में। लेकिन वो सारी शक्तियां औपचारिक हैं उसकी, आपने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी, लेकिन वो सब कुछ औपचारिक रूप से करता है। उसको सलाह के लिए वो मतलब वो काम किसकी सलाह पर करेगा, कौन कहेगा तब वो काम करेगा, तो काम किसकी सलाह पर करता है, हमारा राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर। आर्टिकल 74 यही है, राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा देश में। इसकी जरूरत यहीं पर डिफाइन हो जाएगी। क्यों होता है ये, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान यानी जिसका मुखिया, प्रधान का मतलब तुम्हारा गांव का प्रधान नहीं है, यानी इस पूरे मंत्रिपरिषद का मुखिया, इसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री का पद भी कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 74 में ही छुपा हुआ है। तो अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूँ। राष्ट्रपति आपने पढ़ा, आपने उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, और डायरेक्ट देखा जाए मंत्रिपरिषद में तो हमको बेसिकली किसको पढ़ना था, प्रधानमंत्री को, है ना। इनका आर्टिकल देख लो जरा, आर्टिकल क्या था, 52 था। 52 तो याद रहेगा क्योंकि 51 के बाद आता है 52, पार्ट 4 जहाँ 4A जहाँ खत्म होता है उसी के बाद तो पार्ट 5 स्टार्ट होगा। और उसका पहला आर्टिकल कौन सा, 50, राष्ट्रपति के पद की व्याख्या करता है। अब देखो 5 से 6 कर दो और 2 से 3 कर दो, 6 से 7 कर दो और 3 से 4 कर दो, या सीधे शब्द में कहो तो +11 कर लो। ठीक, इस तरह से आपको एक क्रम बना लेना, 52 +11 63 और +11 74, ये तीनों लोग एक साथ आ जाएंगे, 52 63 और 74। 74 में तो छुपा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है पद, लेकिन कहता है एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा, यानी प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, आर्टिकल नंबर 74। और एक और आर्टिकल इसी के साथ आपको याद रखना है, आर्टिकल 75। कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमने वोट दे के बनाया मोदी जी को, आपने नहीं नियुक्त किया उसे, उसे किसने नियुक्त किया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, हमेशा याद रखना, राष्ट्रपति करेगा। एवं अन्य, अब मंत्रिपरिषद का ही तो हिस्सा है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उन सभी मंत्रियों में सबसे बड़ा है, मुखिया है उनका, बाकी भी मंत्री होंगे। अन्य सभी मंत्री कैसे आएंगे, अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति, अब देखो इसको चुन लिया, फिर ये सलाह करेगा, नियुक्ति प्रधानमंत्री, अर्थ समझना है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समझ आ गया। आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा तो बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति के लिए जो प्रधानमंत्री होगा वो सलाह देगा राष्ट्रपति को। मतलब एक तरह से प्रधानमंत्री ही नियुक्त करता है,
अनऑफिशियल रूप से कह लें। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है मंत्रियों की, और जो मिलकर क्या बनाते हैं सभी, केंद्रीय मंत्री परिषद। इन 2 आर्टिकल्स को लिख लो, फिर आगे बात करें। आर्टिकल 74 से हमने समझा कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान या मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री पद की व्याख्या भी आर्टिकल 74 ही करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के तहत, और उसी की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब बात यह है कि मंत्री होते कितने टाइप के, कितने टाइप के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। पहला मंत्री है कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मंत्री, ये पहली रैंक के हैं। यानी फर्स्ट टाइप का जो मंत्री है वो कौन है, कैबिनेट। दूसरा है राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं इंग्लिश में से। ये हो जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सेकंड रैंक ऑफ, मतलब सेकंड रैंक का मिनिस्टर है ये, और ये फर्स्ट रैंक का मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और ये होता है उप मंत्री। 3 टाइप के मंत्री हैं। उप मतलब डिप्टी, उप कैप्टन होता है टीम में, डिप्टी मिनिस्टर। तो ये सबसे बड़ा मंत्री है, उससे छोटा राज्य मंत्री, और उससे छोटा उप मंत्री। 3 टाइप के मंत्री हो सकते हैं किसी मंत्रालय में। अब ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही मंत्री प्रत्येक मंत्रालय में पाए जाएंगे। और उसका थोड़ा सा एक मैं फिगर बना देता हूं आपके लिए। जैसे मान लो पहले नंबर पे हमने रखा है, अब कोई मंत्रालय है, ठीक है, एक फिगर बन जाएगा। कोई मंत्रालय जिसमें पहले यानी कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक, दूसरा भी मंत्री उसी मंत्रालय के अंतर्गत है, ये हो जाएगा राज्य मंत्री, और तीसरा उप मंत्री। तो ये मंत्रालय में हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक ही मंत्रालय में 3 टाइप के मंत्री हो सकते हैं। हालांकि याद रखना, इस समय भारत में कोई भी उप मंत्री किसी भी मंत्रालय में नियुक्त नहीं किया गया है। हम ही अभी सिर्फ 2 ही प्रकार के मंत्री भारत सरकार में देखने को मिलेंगे, तीसरा नियुक्त नहीं करते या नहीं किया गया है। हालांकि इसका भी एक प्रकार होता है, लेकिन बहुत कम काम है इसका, इसलिए अभी कोई मंत्रालय में उप मंत्री के पोस्ट पर कोई भी संसद सदस्य कार्य नहीं कर रहा है, ठीक, सिर्फ 2 ही टाइप के। हालांकि हो सकते हैं किसी मंत्रालय में तीनों टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है, यह मंत्रालय हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो इस मंत्रालय का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री क्यों होगा, उस मंत्रालय का मुखिया पूछ रहा हूं। इन तीनों मंत्रियों में से कोई एक होगा जिसके पास चार्ज होगा। तो इन तीनों, अगर तीनों लोग हैं वहां पर, एक ही मंत्रालय में तीनों टाइप के मंत्री हैं, तो सबसे बड़ा जो टाइप होगा वही उस मंत्रालय का प्रभार देखेगा, मतलब मेन रूप से वही उस मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाएगा। तो कौन होगा इस वाले केस में मुखिया कौन होगा, यहाँ पर जो मुखिया है वो कौन सा वाला मंत्री है, पहला वाला। ये स्थिति बनेगी, और इस स्थिति में तो दूसरे नंबर का राज्य मंत्री होगा, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो इसका जूनियर की तरह से काम करेगा। इस तरह से ऐसे समझ लो, उस पर डायरेक्ट चार्ज नहीं, और ये इसके जूनियर, यानी कि यहाँ तो जूनियर होगा ही है, क्योंकि ये बिल्कुल तीसरे नंबर का रैंक का मिनिस्टर है। अब कोई दूसरा मंत्रालय ले लो, इसमें पहला वाला यानी कैबिनेट मिनिस्टर जो है वही इंचार्ज है, दूसरा वाला भी हो सकता है, तीसरा मान लो हमने अपॉइंट नहीं किया है। भारत में ज्यादातर मंत्रालय इसी कैटेगरी के, ज्यादातर क्या, सभी, जिनमें कैबिनेट मिनिस्टर है और राज्य मंत्री है,
लेकिन उपमंत्री की पोस्ट पर किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया। एक भी उपमंत्री भारत सरकार में नहीं है इस समय। अब नहीं करते हैं भाई, जिसको बनाना होगा उसको यही ना बना दो राज्य मंत्री, क्यों छोटा वाला बनाओ, उसका भी इज्जत खराब होगा, वो कहेगा मुझे तीसरे नंबर का बना दिया, तो ये बना दो या फिर ये बना दो, है ना। तो इस टाइप के ही मंत्रालय भारत सरकार में अभी चल रहे हैं, देखने को नहीं मिलता हमको उपमंत्री। तो ये वाली स्थिति पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और क्या पॉसिबल है, कभी ऐसा हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ना तो ये वाला हो और ना ही ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में भी मंत्रालय का चार्ज किसके पास है, तो 3 केस आपने देखे जिनमें मंत्रालय का चार्ज कैबिनेट मिनिस्टर के पास होगा, और तीनों तरह के मंत्रालय हो सकते हैं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लीडर कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर। इसमें भी लीडर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब ये लोग चार्ज पर नहीं है, ये लोग इसके जूनियर की तरह से काम करते हैं। यहाँ तो ये अकेला सर्वे सर्वा। अब कौन सी स्थिति हो सकती है, मान लो इसको गायब कर दो, ये नहीं है पहले वाला, तो जो दूसरा वाला होगा वो इंचार्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और हो सकता है उसके मदद के लिए तीसरा वाला मिनिस्टर भी रखा हो, तो ऐसा मंत्रालय हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर ना होगा, उसमें राज्य मंत्री क्या हो जाएगा, इस वाले पूरे मंत्रालय का क्या हो जाएगा, वो मुखिया होगा कि नहीं होगा, बता दो। जो राज्य मंत्री दूसरे नंबर पे है, इससे ऊपर कौन था, कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो है ही नहीं उस मंत्रालय में, तो मुखिया कौन हो जाएगा, राज्य मंत्री। इस स्थिति को कहते क्या है, जब राज्य मंत्री को उस पूरे मंत्रालय का मुखिया, मतलब वही चार्ज में आ गया, उसी को पूरी जिम्मेदारी निभानी है, उसके ऊपर कोई नहीं है उस मंत्रालय में। तो उस स्थिति में यानी राज्य मंत्री तो था ये, लेकिन उस पर पूरा चार्ज आ गया, इस स्थिति को कहते हैं स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आपको स्वतंत्र प्रभार, मतलब उसके ऊपर कोई नहीं है, वो स्वतंत्र है अपने मंत्रालय में, उसके ऊपर ही चार्ज है, पूरा का पूरा मंत्रालय वही संभालेगा। ठीक, आगे समझ में। तो इस प्रकार का मंत्रालय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरीके से ये भी ना हो, ये भी ना हो, और सिर्फ यही हो, तो भी मंत्रालय चलेगा। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ये भी चलेगा। लेकिन अब यदि ऐसा हो जाए कि ना ये हो ना ये हो, सिर्फ उपमंत्री हो एक मंत्रालय में, उस स्थिति में ये तो मेन लीडर हो जाएगा उस मंत्रालय का। तो ऐसा चल सकता है क्या, ऐसा कोई भी मंत्रालय नहीं हो सकता संसद की कार्रवाई के अनुसार। जिस मंत्रालय का मुखिया उपमंत्री को बनाना हो, ऐसा मंत्रालय संभव नहीं है। यानी कि प्रत्येक मंत्रालय में कहीं ना कहीं हमको राज्य मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर रखना ही पड़ेगा। कोई भी मंत्रालय इन दोनों मंत्रियों की अनुपस्थिति में कार्य नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात। उपमंत्री कभी भी इंचार्ज नहीं हो सकता। इस बात को याद रखना, मैंने यहाँ पर फिगर में आपको समझा दिया कि ये स्थितियां सब ऊपर वाली पॉसिबल है, लेकिन ये वाली स्थिति पॉसिबल नहीं है जब डिप्टी मिनिस्टर यानी उपमंत्री पर ही पूरा का पूरा मंत्रालय का भार आप दे दो। ऐसी स्थिति पॉसिबल नहीं है। और जब आप राज्य मंत्री को पूरे मंत्रालय का भार देंगे, तो उस स्थिति में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा जाएगा। आपको याद हो जो पिछला योगी जी की बिल्कुल यही सिस्टम रहता है राज्य सरकारों में, उसका भी मंत्री परिषद में यही 3 टाइप के होते हैं। अभी हम देश की पढ़ रहे थे, तो योगी की मंत्रालय में जो शिक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, कौन थे, सतीश क्या थे, सतीश द्विवेदी। सतीश द्विवेदी, उनके नाम के पीछे क्या लिखा रहता था, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मतलब वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उस मंत्रालय के वो मुखिया थे। क्यों, क्योंकि उस मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर कोई था ही नहीं, वही सबसे बड़े हो गए। फिर उस स्थिति में वो क्या थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, इनको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो कैबिनेट मिनिस्टर हो सकता है, राज्य मंत्री हो सकता है, और डिप्टी मिनिस्टर हो सकता है। इसको बनाओ और क्या बनाना है आपको।
समझ में आ गया? देखो अब थोड़ा सा इनके बारे में समझना है। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं ये तो समझ गया आप, प्रथम स्तर के मंत्री। और अगर यह मंत्रालय में है तो फिर मंत्रालय का प्रभार भी इन्हीं के पास होगा, यानी मंत्रालय का प्रभार सदैव इनके पास होता है यदि है तो मंत्रालय का प्रभार होता है। ठीक। तीसरा, जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, मंत्रिमंडल की बैठकें, अभी बताऊंगा, एक शब्द आ गया इसमें, मंत्रिमंडल। ये क्या होता है? हम तो पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद, अभी मंत्रिमंडल क्या है वो बताऊंगा अलग से। हाँ, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद अलग होता है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कर सकते हैं ये? हिस्सा लेते हैं, मतलब इनको अधिकार होता है, हिस्सा लेते हैं। ठीक। और सदैव इनके पास मंत्रालय का प्रभार होगा यदि ये है पोस्ट पर। यही देखा जाए, इसी को आप तुलना कर लो, हिस्सा लेते हैं। अब यही तुलना कर लो आप, इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? ये प्रथम स्तर के थे तो ये कौन से स्तर के हैं? दूसरे, यानी द्वितीय स्तर के मंत्री हैं। मंत्रालय का प्रभार तब होगा जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा, मतलब मंत्रालय का प्रभार हो सकता है लेकिन हर स्थिति में होगा तो ये जरूरी नहीं है। तो मंत्रालय का प्रभार हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो मंत्रालय का प्रभार हो सकता है, जरूरी नहीं है हर केस में होगा। ठीक है। और उस केस में इनको क्या कहा जाएगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र, ये तो समझ गए होगे पोस्ट। और तीसरा, देखो मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेने का, क्योंकि मंत्रिमंडल का मतलब ही होता है कैबिनेट मीटिंग, उसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही जाता है, तो इनको अधिकार नहीं होता है, कैबिनेट मीटिंग में जाने का अधिकार नहीं होता है। परंतु यदि हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं देश की, तो परंतु प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर ये जा सकते हैं मामले की देखरेख के लिए, प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर शामिल हो सकते हैं कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है। इनको क्या मंत्रिमंडल की बैठक, इसका मतलब है अधिकार नहीं होता है मंत्रिमंडल की बैठक में बैठने का, परंतु प्रधानमंत्री यदि बुलाए तो उनके बुलावे पर ये जा सकते हैं। और तीसरा वाला क्या था? ये डिप्टी मिनिस्टर, इसके बारे में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये तृतीय स्तर के मंत्री हैं, मतलब इनसे नीचे कोई स्तर ही नहीं है, तृतीय स्तर के मंत्री हैं। इनके पास कभी भी मंत्रालय का प्रभार नहीं होगा, मतलब स्वतंत्र प्रभार कभी तो नहीं होगा इनके पास, ये पूरा का पूरा दायित्व इन पर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और मीटिंग्स में भी हिस्सा नहीं ले सकते किसी भी स्थिति में। ठीक, आ गया समझ में? तो ये पूरा डाटा था। अब कुछ फैक्ट याद कर लें इनके बारे में, कि जैसे मोदी जी की सरकार चल रही है अभी, और 300 से प्लस हैं सांसद 545 में से। ठीक, अब सरकार वही चलाएगा जो लोकसभा में बहुमत होगा जिसके पास, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार उसकी चलती है जिसके पास लोकसभा अर्थात निचले सदन में बहुमत होता है। बात समझ में आ गई? यानी कि मंत्रिपरिषद जो होगा वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? सामूहिक रूप से। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तरदायित्व। तो पूरा मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब होगा जिसमें सारे मंत्री शामिल होंगे। अब यहीं पर समझ लो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दो वर्ड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्ट्री। ये क्या होता है? तो देखो कितने टाइप के मंत्री बताए मैंने? कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और इन सब का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक, तो इन सभी को मिलाकर क्या कहोगे?
इन सभी को मिलाकर कहा जाता है मंत्रिपरिषद। यानी मंत्रिपरिषद में कुल 4 लोग हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होगा, ठीक। और कैबिनेट मिनिस्टर प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री, ये सभी मिलाकर क्या बनाएंगे? मंत्री परिषद बनाएंगे। यानी जितने भी मंत्री होंगे सबको मिला लो और प्लस में प्रधानमंत्री को मिला लो, क्या बन जाएगा? अब मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मंत्रिमंडल होता है शुरुआत वाले जो पहले रैंक के होते हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री को जोड़ लो। यानी प्रधानमंत्री और प्लस कैबिनेट मिनिस्टर को मिला के बनता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल छोटा होता है मंत्रिपरिषद की अपेक्षा। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन था? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल को देखा जाए तो कौन कौन लोग हैं? कैबिनेट मंत्री है और प्रधानमंत्री है। और इसके साथ यदि आप राज्य मंत्री और उप मंत्रियों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मतलब कहने का ये हुआ कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक हिस्सा होता है। और मंत्रिपरिषद में सारे टाइप के मिनिस्टर आ जाते हैं, और मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ पहले यानी फर्स्ट रैंक जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है वो, और प्रधानमंत्री तो शामिल होगा ही। बात समझ में आ गई? अब जरा बात करते हैं कि जैसे अभी सरकार जो चल रही है वो लोकसभा में चल रही है। लोकसभा में जिसका बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। जो उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद का वो किसके प्रति होगा? सामूहिक रूप से। सामूहिक जो उत्तरदायित्व होता है पूरे मंत्री यानी पूरी टीम का लीडर कौन है? प्रधानमंत्री। तो पूरी टीम का जो उत्तरदायित्व है सामूहिक रूप से वो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति है। और व्यक्तिगत तौर पर मंत्री का पूछा जाए, व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति वो जिम्मेदार है या उत्तरदायित्व है उसका? रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर सिर्फ इंडिविजुअल पूछी जाए मिनिस्टर की तो वो किसके प्रति होगी? किसने नियुक्त किया था मंत्री को? प्रधानमंत्री ने ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 75 पे जाओ। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मतलब बाकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। तो अगर इंडिविजुअल पूछा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीओआई का मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ। तो अगर सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी देखी जाए तो वो लोकसभा के प्रति होती है, और व्यक्तिगत तौर पे देखी जाए तो वो राष्ट्रपति के प्रति होती है। अब याद करने का तरीका समझो। मंत्रिपरिषद में कितने लोग होते हैं? एक लोग होता है क्या? नहीं होता ना भाई, बहुत सारे लोग होंगे। प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट में, तो एक समूह बनेगा। और अगर समूह की जिम्मेदारी पूछी जा रही है तो उसको कहेंगे सामूहिक जिम्मेदारी। और लोकसभा में एक लोग होता है क्या? नहीं होता ना। लोकसभा में बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब समूह की पूछी जाएगी तो वो समूह के प्रति जिम्मेदार होगा। यानी लोकसभा भी तो एक समूह है ना, पिछला सदन। और व्यक्तिगत पूछा जाएगा, मंत्री तो एक ही है ना, तो फिर उसका जिम्मेदारी अगर व्यक्तिगत पूछा गया है तो वो किसी एक ही व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होगा। मतलब राष्ट्रपति बहुत सारे होते हैं क्या? एक होता है। तो व्यक्तिगत पूछा जाए तो राष्ट्रपति, क्योंकि वो अकेला है राष्ट्रपति। और सामूहिक रूप से पूछा जाए तो वो लोकसभा के प्रति। उत्तरदायित्व समझ गए। अब बात करते हैं कि कितने मंत्री हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार आ गई, 300 से ज्यादा सांसद हैं, सबको बना दो मंत्री। भाई सुविधाएं ज्यादा मिल जाएंगी, बढ़िया बढ़िया रहने को बंगले मिल जाएंगे। इनको सभी इसी आधार पे सुविधाएं भी मिलती हैं, उनकी रैंक क्या है। तो अगर मोदी जी चाहें तो सबको बना दे, बीजेपी वालों को मंत्री पद दे दो सबको। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। संसद ने कोई इस पर नियम बना के रखा हुआ है। तो क्या कहता है नियम कि कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, मतलब मंत्री परिषद की क्षमता कितनी हो सकती है। हम मंत्री परिषद तो कहेंगे, सारे मंत्रियों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। मंत्री परिषद में ये कहा अलग नहीं लिखा है प्रधानमंत्री, लेकिन आपको अंडरस्टूड रखना है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है।
क्योंकि वो पूरे मंत्री परिषद का क्या होता है, मुखिया होता है, लीडर होता है। भाई क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होता है वो भी तो क्रिकेट खेलेगा, टीम का एक प्लेयर होगा, उसी में से कोई एक व्यक्ति होगा टीम में से। तो प्रधानमंत्री स्वयं अपने आप में मंत्री परिषद में जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री को जोड़ लो और बाकी सारे मंत्रियों को जोड़ लो, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है मंत्री परिषद की? इसके लिए भी एक नियम है, और इस नियम को याद रखने के लिए कि कितना मंत्री परिषद का आकार कहेंगे इसको, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया टोटल लोग कितने हो सकते हैं मंत्री परिषद में। तो इसके लिए आपको एक अमेंडमेंट ये एक्ट याद रखना है। क्योंकि मंत्री परिषद या सरकार का महत्व लोकसभा से है, तो इसमें आएगा 91, ऐसा है 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003। एक मिनट मुझे देखने देना। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट याद रखना है आपको, कभी कभी मिस हो जाता है दिमाग से। कौन सा अमेंडमेंट है? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके अनुसार जो मंत्री परिषद होगा उसका आकार निश्चित किया गया कि मंत्री परिषद का आकार कितना होगा। इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो स्ट्रेंथ होगा वो लोकसभा के कुल सदस्यों का, जितने भी सदस्य होंगे कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। मतलब लोकसभा में जितने सदस्य होंगे उसका 15% से अधिक अधिकतम जो सदस्य हो सकते हैं। और लोकसभा जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552। 552 का आप से 15% निकालो, 83 के आसपास निकलेगा। तो यानी कि पूरे मंत्री परिषद को देखा जाए तो किसी भी स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री को जोड़ते हुए 83 मंत्रियों से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। और अभी की स्थिति देखी जाए तो प्रधानमंत्री को जोड़ते हुए मंत्री परिषद में कुल 77 लोग हैं, यानी कि बहुत बड़ा आकार अभी भी है। कितने लोग काम करें मंत्री परिषद के तौर पे? 77। तो मंत्री परिषद का आकार मैंने बता दिया कितना होगा, लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। कौन से नियम के तहत? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए से। सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होगा? लोकसभा। और व्यक्तिगत रूप से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होगा। एक बात कल मेरे दिमाग में थोड़ी सी गलत आ गई थी, जब मैंने बता दिया होगा आपको ध्यान हो। मैंने एक आर्टिकल बताया था, इसको यहीं सही कर लेना। 112 क्षमा के साथ फिर 112 आर्टिकल अगर आप देखो तो मैंने कल क्या लिखाया था, वार्षिक, हाँ ये गलत वर्ड है क्योंकि संवैधानिक वर्ड अगर देखा जाए तो वार्षिक, जो मैंने आर्थिक बता दिया था ना उसको वित्तीय कर लो। ये वित्तीय विवरण होता है, इसका नाम क्या है, इसी को बजट कहते हैं हम। तो यहाँ पर वित्तीय विवरण है, आर्थिक विवरण नहीं है, ये गलती ये थी। और ये 91 वाला तो मैंने बता दिया आपको, आर्थिक की जगह क्या कर लेना। तो समझ में आ गया, ये 3 टाइप के मिनिस्टर हैं, इन सभी को जोड़ के बनता है मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल क्या है ये समझ में आ गया, मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री को जोड़ लो। और मंत्रिमंडल जो होता है वही कहीं ना कहीं हिस्सा होता है मंत्री परिषद का। और मंत्री परिषद की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 15%। प्रधानमंत्रियों के बारे में थोड़ा सा जल्दी से देख लो। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मंत्री परिषद का हिस्सा है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल। इनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड 47 से 64, 17 सालों का है। सर्वाधिक समय यही है, सर्वाधिक समय यानी सबसे लंबा कार्यकाल। देखो राष्ट्रपति का पूछा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? पहले वाले याद रखने, तीनों कैटेगरी में। राजेंद्र प्रसाद, उनका 52 से 62 कर लो या फिर 50 से 62 कर लो, उस स्थिति में वो सबसे लंबा कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का सबसे लंबा कार्यकाल वो भी बिल्कुल सेम, 52 से 62 कर लो या 50 से 62 कर लो, 12 साल का वो भी कार्यकाल है डॉक्टर एस राधा कृष्णन का। ठीक, हालांकि उपराष्ट्रपति वाले आपको ये याद रखना कि राष्ट्रपति में तो एक ही राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनका निर्वाचन दोबारा किया गया, मतलब 2 बार निर्वाचन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
उपराष्ट्रपति में 2 लोग हैं जिनका निर्वाचन 2 बार हुआ है। अब ये सुन लेना, बस इतना ही काम का है। पहले वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनका, और हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, इनका भी निर्वाचन 2 बार हुआ है। लेकिन अगर सबसे लंबा पूछा जाए तो पहले वाले का टिक करोगे, एस राधाकृष्णन का, क्योंकि 2 साल उनको एक तरह से कह सकते हैं मनोनीत के तौर पर उन्होंने कार्य किया, तो सबसे लंबा कार्यकाल उनका। प्रधानमंत्री में पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 47 में ही आ गए थे और 64 तक 17 वर्षों का कार्यकाल है, सर्वाधिक लंबा। सबसे अच्छा, प्रधानमंत्री में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहे हैं देश के? सबसे युवा राष्ट्रपति बताए थे आपको, नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध थे ना 77 में। और प्रधानमंत्री में 1984 में चुने गए थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। युवा पूछता है, उम्रदराज भी पूछता है। उम्रदराज पीएम कौन रहे हैं? तो याद रखना आपको कि जो पहले गैर कांग्रेसी हैं, इनका नाम 2 तरीके से पूछ सकता है, उम्रदराज में भी एवं यही है। तो पहले गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस पार्टी से अलग, पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई, जनता सरकार के मुखिया थे ये। आप मतलब कांग्रेस के इतर अगर कोई पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और उसके जो मुखिया बने, यानी उसके जो पीएम बने, वो कौन थे? मतलब कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन है जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो मोरारजी देसाई, और यही सबसे उम्रदराज भी हैं। और कांग्रेस पार्टी के शुरुआत के 3 प्रधानमंत्री रहे हैं, 64 तक तो यही रहे। इसके बाद रहे हैं जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई, लाल बहादुर शास्त्री, और उसके बाद इंदिरा गांधी। तो जो 3 शुरुआत के हैं वो कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस के इतर अगर देखा जाए तो मोरारजी देसाई। एक और पूछता है, सबसे लंबा आपको बता दिया, सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में, 1996 में जब ये पहली बार सरकार में प्रधानमंत्री बने तो इनका कार्यकाल कितने दिन का था? हाँ, याद रखना 13 दिन का था। ठीक, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया, वरना इनको हटाया जाता। और पूछा जाता है, मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ, अविश्वास मत से जिनको हटाया गया हो, जिन्होंने विश्वास मत ना हासिल कर पाया हो, मतलब लोकसभा में बहुमत ना साबित कर पाया हो, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया मतलब उनको जरूरत ही नहीं पड़ी, वो उससे पहले ही हट गए, कभी गए नहीं लोकसभा, बहुमत का सामना नहीं करना पड़ा इनको। चौधरी चरण सिंह, इनके चरण कभी लोकसभा में नहीं पड़े। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है प्रधानमंत्रियों से संबंधित, याद रहेगा। और अभी तो पता ही आपको कौन है, बताना तो नहीं, ठीक, ये बताएंगे भी नहीं, इतना सब कुछ नोट कर लो, ये हो गया आपका केंद्रीय मंत्री परिषद। अगला टॉपिक होगा भारत का महान्याय।